हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम शैक्षिक तकनीकी और कंप्यूटर स्टेनोदेशन के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि मैं यहाँ पे जो भी आपको चीज़ें बताऊँ वो इजीली आपको समझ में आ पाए। मैंने कोशिश भी की है कि बहुत सरल लैंग्वेज यूज करूँ और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ भी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए यानी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप छोटा सा मार्जिन पे करके चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्नों को देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या है पूछे गए हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में वर्णन कीजिए। शिक्षण की या पूछ सकता है शिक्षण की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, या कह सकता है शिक्षण के चरणों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करें, अर्थात शिक्षण के पूर्व, अंतर तथा उत्तर क्रिया अवस्था का वर्णन करें। तो इस तरह से प्रश्न आपको घुमा के पूछ सकता है। मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने शेयर किया है वो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न होते हैं उसके हिसाब से शेयर किया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन लघु उत्तरी में भी देखिए हो सकता है पूछे तो वो इस तरह, या फिर यही पूछ सकता है तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, या फिर वो इस तरह पूछ सकता है कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था के बारे में वर्णन कीजिए, यानी केवल एक अवस्था के बारे में पूछ सकता है, चाहे वो उत्तर क्रिया पूछ ले चाहे वो अंतः क्रिया अवस्था के बारे में पूछ ले। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हर एक वीडियो के मतलब हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से फिर और वीडियो या फिर और नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। तो सबसे पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं इसको समझाऊंगी। तो लिखेंगे, एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व को निभाने हेतु विभिन्न प्रकार की शिक्षण गतिविधियां अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर संपन्न करनी होती हैं। इसके लिए विधिवत नियोजन तथा कार्यान्वयन संबंधी उचित प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यह सब करने के लिए उसे अपने शिक्षण कार्य को कुछ निश्चित सोपानों या अवस्थाओं में व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होता है। इन्हीं सोपानों या अवस्थाओं को शिक्षण अवस्थाओं या शिक्षण चरणों की संज्ञा दी जाती है। तो अभी आपने देखा क्या होता है शिक्षण की अवस्थाएं या चरण। अब चलिए मैं इसको समझाती हूँ और आसान शब्दों में। यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी इजी लैंग्वेज यूज किया है, लेकिन अब इसको थोड़ा समझते हैं तो ताकि वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। तो आप बस इमेजिन करते रहो, आपको अपने से लगेगा कि ये तो वाकई में बहुत इजी है। तो देखो, आप ये मानो कि आपका एक अध्यापक है, तो वो अध्यापक आपको पढ़ाने आने वाला है। तो आप एक टीचर के माइंड से सोचो कि उस अध्यापक के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो आपको भी पता है कि शिक्षक जो है वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को जो भी वो पढ़ाए बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, होता है ना। तो शिक्षण का जो उत्तरदायित्व है, यानी शिक्षक अपने जो शिक्षण का उत्तरदायित्व है कि वो सारे बच्चों को समझे, सब बच्चों के हिसाब से पढ़ाए, ऐसा पढ़ाए कि सारे बच्चे उस चीज़ को समझ पाएँ, होता है ना। एक शिक्षण का उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चों को भली भांति अपना जो भी पढ़ाना है, जो टॉपिक है वो अच्छे से उन्हें समझा पाए, बता पाए। तो शिक्षण के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए क्या करता है, कुछ शिक्षण विधियाँ जो या फिर शिक्षण गतिविधियाँ अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर संपन्न करता है। अब वो शिक्षण गतिविधियाँ कुछ भी हो सकती हैं कि कौन सी विधि हम प्रयोग कर पाएँ, क्लास में करें ताकि बच्चों को समझ में आ पाए, या फिर वो हो सकता है कि बच्चों के बीच में आपस में एक होता है कि डिबेट कराए किसी चीज़ को, अगर उन्हें अच्छे से बताना है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें शायद बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे अगर वो आपस में इस मुद्दे के बारे में बात करें। तो एक्टिविटी करा सकता है, कोई भी गतिविधियाँ करा सकता है। तो वो किसके साथ मिलके कराता है, अपने बच्चों के साथ ही मिलके करता है, ताकि वो अपनी जो भी शिक्षण वो करे वो बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आ पाए। अब अगर अध्यापक ये चाहता है कि वो जो कुछ भी बच्चों के साथ गतिविधि कर रहा है उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आए, तो इसके लिए वो भी जो भी कार्य वो करता है उसके लिए एक प्रक्रिया से वो गुजरता है, एक उचित प्रक्रिया से। अब ऐसा नहीं कि अध्यापक गया क्लास में, आपको सोचो अध्यापक आए और अचानक से बस पढ़ाना शुरू कर दे, ये भी ना पता उसे कि क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, किसका माइंडसेट कैसा है, कौन से बच्चे पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, या कौन से बच्चे के लिए हमें किस तरह की गतिविधि करनी है ताकि उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ पाए। तो अगर ऐसा अध्यापक नहीं करेगा तो क्या वो अपने उत्तरदायित्व को सही से निभा पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक शिक्षक का ही दायित्व है कि वो हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो
इसीलिए वो क्या करता है कि अध्यापक एक विधिवत नियोजन और कार्यान्वयन यानी एक निश्चित प्रक्रिया से अपने कार्य को वो आगे बढ़ाता है। यानी अपने कार्य को करने के लिए उचित प्रक्रिया से वो गुजरता है कि पहले वो समझेगा कि क्या हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है शिक्षण का। फिर उसके बाद हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्लास में कितने तरह के बच्चे हैं, किस किस माइंड सेट के बच्चे हैं, किस आयु स्तर के बच्चे हैं, उसी हिसाब से हमें शिक्षण करनी है। तो इस सब के लिए वो क्या करता है, एक निश्चित प्रक्रिया से आगे बढ़ता है। और इन्हीं ये सब करने के लिए वो अपना जो शिक्षण कार्य है उसको कुछ अवस्थाओं में बांट देता है कि पहले इस अवस्था को हम पूरा करेंगे, फिर इस अवस्था को पूरा करेंगे, फिर हम किसी और अवस्था को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में गए सीधे पढ़ा दिया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। यानी अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, अपने उस शिक्षण के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए शिक्षक क्या करता है, वो जो भी कुछ शिक्षण कार्य करता है उस शिक्षण कार्य को कुछ अवस्थाओं में या कुछ चरणों में या कुछ सोपानों में बांट देता है और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ता है। यानी पहले वो बांटेगा कि हाँ इस अवस्था को पहले करते जाएंगे, फिर ये अवस्था करेंगे, फिर ये वाला हम अवस्था करेंगे। ये मतलब इन तीन मतलब जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें हम उस शिक्षण कार्य को बांट के आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा जो शिक्षण का कार्य है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगा। होता है ना, शिक्षक पहले ये चाहेगा कि पहले हम क्या करें, पहले हम बच्चों के बारे में समझें, उनके माइंड सेट के बारे में, उनकी आयु के बारे में, फिर क्या उद्देश्य है, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है इस शिक्षण कार्य को करने का, वो सब करें। फिर उसके बाद हम अपना कार्य करें। फिर कार्य करने के बाद फिर आता है कि हम ये समझें कि बच्चा कितना समझ पाया है। यही तो होता है शिक्षक का कार्य, तो वही चीज़ है। तो ये जो अवस्थाएं हैं जिसमें कि वो अपने कार्य को बांट के आगे बढ़ रहा है, इन्हीं अवस्थाओं को जो है शिक्षण अवस्था या शिक्षक चरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब शिक्षण की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। अभी तक आपने ये समझा कि शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व निभाने के लिए जो भी वो शिक्षण कार्य करता है, वो शिक्षण कार्य को वो कुछ अवस्थाओं में बांट कर आगे बढ़ता है। ये कुछ अवस्थाओं में आगे मतलब करते हुए आगे बढ़ता है अपने, और इन्हीं अवस्थाओं को हम शिक्षण चरण या शिक्षण अवस्था कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण की पूर्व क्रिया चरण या अवस्था, दूसरा शिक्षण की अंतः क्रिया चरण या अवस्था, तीसरा शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण या अवस्था। ठीक है। अब हम एक एक करके बढ़ेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान लैंग्वेज में है और हम भी अपने से लिख सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, आप अपनी भाषा में लिखिएगा। ठीक है। चलिए, तो शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था देखते हैं। तो पूर्व क्रिया, इसका नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। पूर्व क्रिया यानी शिक्षण की पूर्व क्रिया, यानी शिक्षण करने से पहले की क्रिया। और शिक्षण कब करता है एक शिक्षक? क्लास में जाता है तभी तो शिक्षण करता है। शिक्षण का मतलब पढ़ाना, समझाना। तो जब अध्यापक क्लास में जाता है तभी शिक्षण करता है। तो शिक्षण का पूर्व क्रिया का मतलब कि क्लास में जाने से पहले की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारा होता है शिक्षण का पूर्व क्रिया अवस्था। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर समझा देते हैं। तो लिखेंगे, शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। इसमें वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें शिक्षक शिक्षण अथवा कक्षा में प्रवेश करने से पहले करता है। शिक्षण की इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहा जाता है। अतः शिक्षण की इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण की योजनाओं का चयन करता है और उन्हें इस प्रकार नियोजित करता है कि वह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले अब इसको समझते हैं, फिर क्रिया के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। पहले इतना हम जो लिखे हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि यह पूर्व क्रिया अवस्था का मतलब कि शिक्षण करने से पहले की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है वो जो है पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है कि शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है। यानी आप भी देखे होंगे कि अध्यापक जब क्लास में आता है तो वो पहले से जो भी उसे चीज़ें पढ़ानी होती हैं या फिर जो भी कुछ क्लास के अंदर एक्टिविटी करनी होती है उसके लिए वो पहले से योजना बना के आता है पढ़ाने का कि हमको आज ये टॉपिक पढ़ाना है। तो आप भी अगर आप भी पढ़ाने जाते हो कोई क्लास में कभी, तो आप भी क्या करोगे, आप भी पहले कोशिश मतलब ये ट्राई करते हो या कोशिश करते हो कि पहले से आप प्रिपेयर होके जाओ कि ये टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ाना है, ताकि वहाँ पे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना आए और हम ऐसा ना हो कि हम बच्चे को वो अच्छे से समझा ना पाएँ। इसीलिए पहले ही आप खुद अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हो। तो शिक्षण के लिए योजना तैयार की जाती है शिक्षण के पूर्व क्रिया अवस्था में कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे या इस तरह से हम क्लास में बच्चों को समझाएंगे, ये पहले से ही योजना बना ली जाती है। यानी हम इस जो पूर्व क्रिया अवस्था में अब
पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें क्या करते हैं, इसमें वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं जो शिक्षक क्या करता है, शिक्षण करने से पहले यानी कक्षा में जाने से पहले करता है। यानी क्लास में जाने से पहले अध्यापक जो भी चीज़ें करता है वो सभी पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं। और इस अवस्था को हम लोग शिक्षण नियोजन अवस्था भी कहते हैं। इसका नाम, एक और नाम है जो है शिक्षण नियोजन अवस्था। अब जैसे मैंने बता दिया कि इस अवस्था में क्या होता है कि अध्यापक पहले से जो है क्लास में जाने से पहले यानी शिक्षण करने से पहले योजना बनाता है, और वो यहाँ पे लिखा गया है कि इस अवस्था के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण की योजनाओं का चयन करता है कि हम इस तरह से मतलब चयन का मतलब चुनाव करता है कि किस तरह से हम अपनी योजना को फुलफिल करेंगे या कौन सी योजना हमें चुननी चाहिए जिसके अंतर्गत हम अपना शिक्षण कार्य करेंगे। तो शिक्षण की योजनाओं का वो चयन करता है और उसे इस प्रकार नियोजित करता है कि वह निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। तो देखो, अगर आपने कभी लेसन प्लान बनाया होगा, लेसन प्लान में होता नहीं है उद्देश्य, अध्यापक जो लिखता है समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तो वो उद्देश्य क्या है कि अध्यापक ये चाहता है कि ये टॉपिक हमें, यानी जो प्रकरण रहता है जो हमें पढ़ाना होता है, वो जो टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग वो समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य रखता है कि हमें बच्चों में ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है। यानी बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाना है वो उन्हें अच्छे से समझ में आ पाए, बच्चे उसका प्रयोग कर पाएँ, बच्चे बाद में जो है उस चीज़ को मतलब बाद में उस चीज़ का फ्यूचर में भी कुछ प्रयोग कर पाएँ। फिलहाल में अगर कोई टॉपिक है तो उससे रिगार्डिंग वो प्रैक्टिकली कुछ कर पाएँ। यानी उसका ओवरऑल ये कि उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बच्चे समझ पाएँ, जान पाएँ। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वो जो भी योजना चयन करते हैं उसे इस प्रकार नियोजित करते हैं, बनाते हैं, या फिर एक कह सकते हैं कि इस प्रकार उसे रचते हैं कि वह निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति बच्चा वो कर पाए, जो वो चाहते हैं बच्चे वो भी वो चीज़ें कर पाए, सफल हो पाए बच्चे वो चीज़ें करने में। अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या क्रियाएं शामिल हैं, यानी पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं शामिल हैं, तो एक एक करके समझते हैं। तो पहला है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। यानी हम इसमें जो फर्स्ट क्रिया करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि समान उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, ये क्या है, यही हमारे पूर्व क्रिया अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं कि अपने उद्देश्य को बना के चलें कि हमें ये सारी चीज़ें क्लास में जाने के बाद जो है पूरी करनी है। तो एक उद्देश्य हम बना के जाते हैं कि हम जो पढ़ाएं वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ पाए, बच्चे उस चीज़ का प्रयोग कर पाएँ, उस चीज़ के बारे में अच्छे से बता पाएँ। तो ये सारे उद्देश्य, तो वही चीज़ है कि शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने अध्यापन के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। यानी पहले से ये बनाता है कि हमें इन उद्देश्यों को पूरा करवाना है बच्चों, या पूरा करना है। तो आगे इसी में है छात्रों की पूर्व ज्ञान, व्यवहार, अनुभव, कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यता आदि के आधार पर वह उद्देश्य बनाता है। यानी जो वो टॉपिक पढ़ाना होता है उससे रिगार्डिंग अध्यापक क्या करता है कि शिक्षक से पहले जो उद्देश्य निर्धारित करता है कि अध्यापन के उद्देश्य निर्धारित करता है, और वो उद्देश्य जो है वो किस पर बेस्ड होते हैं कि बच्चे की पहले की नॉलेज कितनी है, बच्चा जो है किस आयु वर्ग का है, किस स्तर का है। मतलब बच्चा ऐसा तो नहीं कि बहुत कमज़ोर है, या फिर ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बच्चों का स्तर क्या है, कौन सी कक्षा में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी के अनुरूप हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे। बच्चों की मानसिक योग्यता क्या है उसके अनुरूप हम अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे। बच्चों के अनुभव क्या है, व्यवहार क्या है, इन सब के बेस पे हम, यानी जो शिक्षक है वो उद्देश्य को निर्धारित करता है। ठीक है, तो पहला कार्य तो ये हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कार्य पे। अब आती है सेकेंड क्रिया की, तो वो है हमारा पाठ्य वस्तु का चुनाव। तो जब शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो वह निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करता है। पाठ्य वस्तु के चुनाव के समय पाठ्य वस्तु की प्रकृति, स्तर, स्वरूप, भाषा व प्रतीक के साथ साथ छात्रों के स्तर, आयु आदि का भी ध्यान रखा जाता है। शिक्षक यह भी ध्यान रखता है कि कौन सा पाठ पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, किस स्तर पर प्रेरणा प्रदान करनी है और कैसे मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो बहुत ही आसान है ये। अब इसको इस तरह समझो आप कि जैसे मैंने कहा कि शिक्षक ने उद्देश्य का निर्धारण कर लिया कि हमको बच्चों को पढ़ाना है ये टॉपिक, तो क्या क्या उद्देश्य हमारे हैं वो पहले उसको निर्धारित कर लेता है। अब उसके बाद वो उद्देश्य निर्धारित करने के बाद अध्यापक का काम क्या होता है कि वो पाठ्य वस्तु को चुने, कि पाठ्य वस्तु का चयन करे, चुनाव करे कि उसे आज क्या पढ़ाना है। आप खुद सोचो कि एक अध्यापक क्लास में जाएगा तो पहले से कुछ टॉपिक रहेगा ना कि आज हमको बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो वो उस पाठ्य वस्तु का चुनाव करता
करता है। और चुनाव करने के साथ साथ वो क्या काम करता है कि वो पाठ्य वस्तु को समझता है कि वो पाठ्य वस्तु की प्रकृति क्या है, उसमें किस तरह की भाषा है, किस तरह उसका स्तर क्या है, उस पाठ्य वस्तु का क्या स्तर है कि हार्ड है मतलब या फिर मीडियम लेवल का है, कठिन है कि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा, कैसा टॉपिक है, तो उसके स्तर को बारे में, उसकी किस तरह की भाषा उसमें प्रयोग की गई है, किस तरह के प्रतीक उसमें प्रयोग किए गए हैं, ये सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। इसके साथ साथ वो ये भी देखता है कि आज वो टॉपिक जो पढ़ाने वाला है वो बच्चों के लिए कितना सही है या फिर कितना उचित है या किस लेवल का है बच्चों के लिए, तो छात्रों का क्या स्तर होगा, छात्रों की आयु क्या है, क्या वो इस टॉपिक को समझ पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत वो देखता है। और साथ ही साथ इसमें शिक्षक यह भी ध्यान रखता है कि वो ये भी देखता है कि आज उसे कौन सा पाठ पढ़ाना है और क्यों पढ़ाना है, यानी वो टॉपिक अगर है तो वो क्यों पढ़ा रहा है, वो क्या यूज है उसका बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें भी वो बच्चों को बता पाए। और साथ ही साथ बच्चों को वो प्रेरणा दे पाए कि आप लोग इसका उपयोग कहाँ कर पाएंगे, ये कितना सही है, कितना गलत है, या फिर इसका क्या यूज है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है या फिर बहुत यूजफुल है, तो एक प्रेरणा भी उनको दे पाए। साथ ही साथ मूल्यांकन भी कर पाए कि ये टॉपिक जो है वो पढ़ा हमने लिया तो बच्चे क्या सीख पाए कि नहीं, या फिर बच्चे उसका आगे फ्यूचर में उपयोग कर पाएंगे कि नहीं, तो मूल्यांकन भी करना। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पाठ्य वस्तु के चुनाव क्रिया के अंतर्गत। अब थर्ड क्रिया इस आती है प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था। अब आप खुद सोचो कि अब अध्यापक ने उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया और टॉपिक भी चुन लिया, यानी पाठ्य वस्तु का भी चुनाव कर लिया। तो अब वो पाठ्य वस्तु को किस तरह से बच्चों के समक्ष वो रखेगा, ये भी तो ज़रूरी है। यानी अब अध्यापक चाहेगा ना, आप खुद सोचो कि अब अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको आज ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे ना कि इस टॉपिक को हम इस क्रम से आगे बताएंगे, इस तरीके से, इस तर्कपूर्ण या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को समझाएंगे, समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। होता है ना कि आप भी चाहते हो कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक को आप सीधे तो फाइनल रिजल्ट पे नहीं चले जाओगे, आपको किस तरीके से उसे समझाऊं। जैसे अध्यापक का काम यही होता है ना कि कोई हार्ड टॉपिक होता है, कठिन जो विषय वस्तु होती है, पाठ्य वस्तु होती है, वो चाहता है कि वो इतनी ईजी तरीके से उसको समझाए कि बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ पाए। तो किस तरह से उस टॉपिक को बच्चों के समक्ष वो रखे, क्रमबद्ध रूप से उसको समझाता रहे कि बच्चे को फाइनली वो आसानी से समझ में आ जाए। यही तो अध्यापक का काम है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि थर्ड पॉइंट में कि प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था के अंतर्गत कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेने के बाद शिक्षक पाठ्य वस्तु के तत्वों अवयवों को तर्कपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, जिससे पाठ्य वस्तु को आसानी से सिखाया जा सके। यानी कि इसमें अध्यापक क्या करता है कि पाठ्य वस्तु के जो तत्व या अवयव होते हैं उस अवयव या तत्वों को क्या करता है, तर्कपूर्ण यानी या फिर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप से उसे व्यवस्थित करता है कि पहले हम इस चीज़ को बताएंगे, फिर इस चीज़ को बताएंगे, फिर इस चीज़ को बताएंगे, फिर इस तरह समझाएंगे। तो जो पाठ्य वस्तु है बच्चे उस विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो ये अध्यापक पहले से योजना बना के चलता है कि हमें आज इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ाना है, तभी बच्चे इस विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को अच्छे से समझ पाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया। फोर्थ क्या है, शिक्षण युक्तियों का चुनाव। तो इस पर लिखेंगे शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले ही इस बात का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन कौन से शिक्षण विधियों, उदाहरणों तथा शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षक को पहले से ही योजना बना लेनी चाहिए कि उसे शिक्षण के समय कौन सी विधियों प्रविधियों के माध्यम से शिक्षण देना है। अब सोचो, आप इसको बस इस तरह समझो, मैं केवल समझा रही हूँ, आपको खुद ये लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। अब अध्यापक ये जान जाता है कि हमको ये टॉपिक पढ़ाना है, फिर वो ये भी जान जाता है कि इसको किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, क्या पहले कहाँ से शुरू करेंगे इस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए, कि यहाँ से शुरुआत करते करते क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम पाठ्य वस्तु को बच्चों को आसानी से समझा देंगे। तो जब वो इस क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है तो शिक्षक पहले से ये योजना बनाता है ना कि इस पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए हमें इन विधियों का उपयोग करना है, इन उदाहरणों को हमको वहाँ पे उपयोग करना है, या फिर कुछ शिक्षण सामग्री का भी अगर उसमें ज़रूरत है तो उन शिक्षण सामग्रियों का भी उस पाठ्य वस्तु को समझाने के लिए प्रयोग करना है। तभी बच्चे इस पाठ्य वस्तु को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो विषय वस्तु है, जो हमारे उद्देश्य हैं, उसको पूरा करना है, तो हमें ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। तो
पहले से अध्यापक ये प्लान करके जाता है कि हमको ये इस तरह की शिक्षण विधि या फिर इस तरह के उदाहरण और इस तरह की शिक्षण सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पाठ्य वस्तु को बच्चों के समक्ष अच्छे से समझाने के लिए, जो शिक्षण बिंदु है उसको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, शिक्षक क्या करता है, पहले से ही ये योजनाएं बना लेता है कि शिक्षण के समय उसे कौन सी विधि के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य आगे बढ़ाना है, बच्चों को शिक्षण देना है। होता है ना ऐसा, पहले से अध्यापक ये प्लान करके आता है कि हम पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक, तो इसमें इस तरह का उदाहरण देंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इस तरह के हम अगर शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रदर्शन विधि या फिर मॉडल का उपयोग कर लिए, या फिर अगर ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग करना है वहाँ तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। यानी जो भी उसके टॉपिक को समझाने के लिए विधि यूज होगी वो विधियों का अध्यापक यूज करेगा, या फिर अगर कुछ शिक्षण सामग्री उसमें लग रही है उस टॉपिक को समझाने के लिए तो उसका प्रयोग वो करेगा, तभी बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये अध्यापक पहले से अपने माइंड में एक योजना बना के चलता है। तो हमारा चौथा स्टेप ये था। पांचवा स्टेप क्या है, शिक्षण युक्तियों का वितरण। अब शिक्षक को यह भी निश्चित करना चाहिए कि वह कक्षा शिक्षण के समय किन किन विधियों तथा प्रविधियों का कब और कैसे प्रयोग करेगा। दूसरे शब्दों में वह कब और किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, कब और कहाँ चार्ट तथा मानचित्र का प्रयोग करेगा, कब और कैसे श्यामपट्ट का प्रयोग करेगा तथा कब मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा आदि। तो देखो, अभी तक अध्यापक ये पहले से प्लान करके चलता है कि कौन सी विधि उपयोग होगी, कौन से उदाहरण उपयोग होंगे, किस तरह की शिक्षण सामग्री का वह प्रयोग करेगा। अब इसमें क्या है, युक्तियों का वितरण, यानी अब उसे वितरण करना है कि कब कहाँ पर किस तरह की विधि उपयोग करनी है, कब कहाँ पर हमें श्यामपट्ट कार्य का उपयोग करना है, कब कहाँ पर चार्ट का उपयोग करना है, कहाँ पर मानचित्र का प्रयोग करना है, कब कहाँ पर किस तरह के प्रश्न करने हैं, कब कहाँ पर किस हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछना पड़ेगा। यानी अब वितरण कर दिया उसने। पहले उसने बस ये प्लान बनाया था कि इस तरह के चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये वितरण नहीं किया, ये नहीं पता था उसे। तो इस स्टेप में वो कब कैसे जो है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करेगा, इस चीज़ का वो डिसाइड कर लेता है पहले से ही। तो अब बारी आती है हमारी शिक्षण का अंतःक्रिया अवस्था। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से समझाएंगे। तो लिखेंगे, शिक्षण की इस अवस्था में वे सभी व्यवहार, क्रियाएं एवं वस्तुएं निहित होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। अर्थात शिक्षण के इस चरण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। इसी अवस्था में शिक्षक अनेक व्यूहों का उपयोग करता है। अब पहले इतना समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले पॉइंट को समझेंगे। तो देखो, अभी तक आपने देखा कक्षा में जाने से पहले अध्यापक ने योजना बना दी, तो वो पूर्व क्रिया हो गया। अब अध्यापक कक्षा में चला गया है और जो उसे टॉपिक पढ़ाना है वो टॉपिक पढ़ा रहा है। तो जब कक्षा में जाने के बाद से लेके जब तक वो टॉपिक पढ़ा रहा होता है, वो टॉपिक जो उसे पढ़ाना है, जो पाठ्य वस्तु उसे अध्यापक को पढ़ानी है, वो जब तक उस पाठ्य वस्तु को अध्यापक बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब तक की जो क्रियाएं होंगी वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं, यानी शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। यानी इस अवस्था में क्या होता है, वे सभी व्यवहार, यानी जो अध्यापक क्लास में जाके करता है वो सभी व्यवहार, वो सभी क्रियाएं जो अध्यापक क्लास में जाके करता है जब तक पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहा होता है तब तक, और वे सभी वस्तुएं निहित होती हैं जिसका उपयोग जो शिक्षक है वो कक्षा में करता है, यानी पढ़ाते वक्त करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर, यानी अध्यापक कक्षा में गया और अपना जो पाठ्य वस्तु है उसको प्रस्तुत कर रहा है, उस समय तक की वो सारी क्रियाएं हमारी अंतःक्रिया अवस्था में आती हैं। अब जब क्योंकि अध्यापक क्लास में है तो सिंपल सी बात है, क्लास में है तो बच्चे भी सामने हैं, तो इसमें अध्यापक और जो छात्र हैं वो कैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, आमने सामने होते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और इसी अवस्था में, यानी ये जो अंतःक्रिया अवस्था है, इसी अवस्था में शिक्षक जो है अनेक व्यूहों, यानी जो स्ट्रेटजी है कि इस तरह पढ़ाऊंगा मैं, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह की विधियाँ उपयोग कर रहा हूँ, इन सभी जो व्यूहों हैं यानी स्ट्रेटजी है उसका उपयोग भी करता है। जो पहले से वो प्लान करके आया ना कि कब कहाँ किस तरह हमें किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है, फाइनली वो इनका उपयोग करता है इसी क्रिया, यानी इसी अंतःक्रिया अवस्था में। ठीक है, अब आगे इससे में लिखेंगे, इस स्तर पर शिक्षक छात्रों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है, जैसे कि प्रश्न पूछना, सुनना, अनुक्रिया करना, व्याख्या करना आदि।
अतः स्पष्ट है कि इसी अवस्था में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अनेक अंतःक्रियाएं होती हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पर शिक्षक और छात्र आमने सामने हैं, शिक्षक कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो यहाँ पर अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा भी होगा, जो है शिक्षक प्रदान करेगा कि अध्यापक कहेगा कि आपको अगर कहाँ जहाँ पर डाउट है आप प्रश्न पूछिए, बच्चों इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनना, या फिर अध्यापक खुद किसी चीज़ की व्याख्या करके बता रहा है तो शाब्दिक अभिप्रेरणा जो है अध्यापक जो है बच्चों को प्रदान करता है। अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा जैसे प्रश्न पूछ के, व्याख्या करके, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से अध्यापक शाब्दिक अभिप्रेरणा भी बच्चों को प्रदान करता है। और हम ये भी कहें सिंपल भाषा में कि यही अवस्था है जिसमें, क्योंकि बच्चे अध्यापक और बच्चे जो है आमने सामने होते हैं तो उनके मध्य अनेक अंतःक्रियाएं भी होंगी। यानी अध्यापक जो है प्रश्न पूछ के बच्चों से पूछ रहा है कि आप लोगों को समझ में आया ये टॉपिक, बच्चे बोल रहे हैं हाँ या ना, जो भी जैसी उनकी प्रतिक्रिया है, तो जो है उनके मध्य यानी शिक्षक और छात्र के मध्य जो है अनेक अंतःक्रिया भी होगी। तो वो यही अवस्था है। तो सिंपल सी अवस्था आपने समझ ली, अंतःक्रिया अवस्था क्या होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, बहुत ईजी है। तो अब देखिए, अब जैसे पूर्व क्रिया अवस्था में कि क्या क्या क्रियाएं हमें इस अवस्था में करनी है, उसी तरह अंतःक्रिया अवस्था में भी कुछ क्रियाएं होंगी। तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था पर निम्नलिखित क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं। अब इस अवस्था पर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। पहला जो क्रिया है वो क्या है, कक्षा के आकार की अनुभूति। तो देखिए पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर एक सरसरी निगाह से नजर डालता है। इस प्रकार कक्षा के आकार की अनुभूति करते हुए उसे पता चल जाता है कि कक्षा में अच्छे और कमजोर बालक कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से उसे शिक्षण व्यवस्था में सहायता मिलेगी, कौन छात्र उसे सहयोग नहीं दे पाएंगे इत्यादि। अब आप खुद सोचो कि जब अध्यापक क्लास में आता है तो ऐसा नहीं कि अध्यापक सर झुका के नीचे आया और पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यापक पहले आता है तो आप लोगों को पता चले ना चले, लेकिन अध्यापक एक सरसरी निगाह से पूरे क्लास को देखता है और उसी सरसरी निगाह में उसे ये पता चल जाता है कि जो है अच्छे बच्चे जो है, यानी जो मतलब पढ़ने में ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर कमज़ोर बच्चे हैं, या फिर वो बच्चे कहाँ पे हैं जो बहुत शरारती किस्म के हैं। होते ना कुछ बच्चे बहुत शरारती है, पढ़ने में भले अच्छे हों लेकिन शरारती होते हैं। तो उसी तरह है कि वो पूरी कक्षा का एक सरसरी निगाह से नज़र डाल के ये पता कर लेता है कि उसे उस कक्षा में अच्छे और कमज़ोर बालक कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पर मतलब कहाँ से उस कक्षे के जो वो कक्षा है वहाँ पर उस कक्षे में यानी उस कक्षा में कहाँ कहाँ से उसे शिक्षण व्यवस्था में हेल्प मिलेगी। यानी वो अगर वो कह रहा है कि जैसे होता नहीं, अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है या किसी मॉडल का प्रयोग कर रहा है तो कुछ बच्चों को कहता है कि बच्चों आके ज़रा इस मॉडल को पकड़ो ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उसे एक सपोर्ट मिल गया, एक सहायता मिल गया उस शिक्षण व्यवस्था में। तो वो ये भी समझ लेता है कि कहाँ से शिक्षण व्यवस्था में उसे सहायता मिल पाएगी, यानी किस तरह के बच्चों को हमें बुलाना है, वो बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही ये भी उससे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा क्लास में शोर करेगा, कौन सा बच्चा क्लास में शरारत करेगा या फिर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, किस बच्चे पर उसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कुछ जो है गलती ना करे या फिर कुछ शरारत ना करे ताकि हमारा क्लास डिस्टर्ब हो पाए। यानी ओवरऑल कि कहाँ पर से उसे सहायता नहीं मिल पाएगी, यानी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे वो बच्चे क्लास को जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये भी उसे पता चल जाता है उसी कक्षा के आकार की अनुभूति के दौरान। तो ये सबसे पहली क्रिया होती है, क्योंकि देखिए शिक्षक क्लास में प्रवेश कर चुका है, यहीं से आपका अंतःक्रिया अवस्था शुरू हो जाती है। तो पहले सबसे पहला क्रिया वो ये करता है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं का निदान। कक्षा के आकार की अनुभूति होने के पश्चात शिक्षक प्रयास करता है कि वह जान सके कि छात्रों का स्तर, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि आदि कैसी है और छात्रों को कैसे और किस तरह का तथा किस स्तर का पढ़ाया जाना चाहिए। यानी जब वो ये जान जाता है कि क्लास की यानी अनुभूति कर लेता है, तो अनुभूति के बाद शिक्षक यह भी प्रयास करता है कि वो ये जान पाए कि छात्रों का स्तर क्या है, छात्रों की योग्यता क्या है, क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी अभिरुचि है, ये सारी चीज़ें वो जान पाए। यानी ओवरऑल ये है कि अगर उसे कोई टॉपिक जैसे पढ़ाना है तो बच्चों के बारे में वो अध्यापक समझ पाए, वो पहले वह जान सके। वो कोशिश करता है कि बच्चों का बेसिकली वो पूर्व ज्ञान पता करे कि अगर कोई टॉपिक अध्यापक को पढ़ाना है तो क्या उस टॉपिक को पढ़ाने के रिगार्डिंग या उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान है, क्या बच्चे उस चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानते हैं, या बच्चों को उस चीज़ के बारे में कितना ज्ञान है, क्या स्तर है उनके ज्ञान का, क्या उनकी क्या योग्यताएं हैं कि वो अगर आज हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे उस चीज़ को कितना समझ पाएंगे, उनकी क्या क्षमता है, वो उनका क्या इंटरेस्ट है पढ़ने को लेके। ये सारी चीज़ें वो इस क्रिया के अंतर्गत करता है। और साथ ही साथ बच्चों को
कैसे पढ़ाए, किस तरह से, किस स्तर पर वो पढ़ाए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, इस चीज़ का भी अध्यापक इसमें ध्यान रखता है या फिर कोशिश करता है जानने का। अब शिक्षण जो निम्नलिखित क्रम से शिक्षक शिक्षण की अनुक्रियाएं करता है, यानी अब इसमें अगर शिक्षक को शिक्षण करना है तो उसके लिए वो इस क्रिया के अंतर्गत किस तरह की अनुक्रियाएं करता है। पहले वो प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी पहले वो एनालिसिस करता है, जानने की कोशिश करता है, फिर निदान में, फिर यानी अब उसको जानने की कोशिश करता है कि अगर ये प्रॉब्लम है, पहले उसने जान लिया कि क्लास में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर वो कोशिश करता है कि अब उसका रीजन पता करे कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर जैसे प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि उसने देखा कोई टॉपिक अगर अध्यापक ने पढ़ा दिया, उसने देखा कि बच्चे जो है आपस में बात कर रहे हैं या फिर बच्चों को समझ में नहीं लग रहा है, नहीं आया, पूछ लिया कि आप लोगों को समझ में आया, बच्चे बोले कि नहीं समझ में आया, तो फिर अध्यापक क्या करता है, निदान करता है, यानी अब जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को क्यों नहीं आया, कहाँ पर प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। फिर निदान करता है, उसके बाद फिर उनका निदान करने के बाद फिर अध्यापक ये जब समझ जाता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमको इसके वजह से बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो अध्यापक क्या करता है, उसके अनुरूप फिर अनुक्रिया करता है। तो इसका देखिए एक सबसे सीधा एक आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आपको भी पता है, आपने डायग्नोस्टिक सेंटर देखा होगा ना, जहाँ पे जो पैथोलॉजी होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्या करता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बोला कि मेरा पेट बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, मुझे खाना जो है नहीं पच रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उल्ट वॉमिट हो रहा है, फिर कुछ भी ऐसे बोल दिया आपने, तो डॉक्टर आपको सीधे दवा नहीं देता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम उसे लगता है कि डॉक्टर को लगता है कि नहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो आपको सीधे दवा नहीं देता, और डॉक्टर को भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको बोलता है जाइए आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए, बोलता है ना डॉक्टर। तो आप जाते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो अल्ट्रासाउंड में आपको फिर रिपोर्ट में निकल के आ जाती है पेट में सूजन है, स्वेलिंग है, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। फिर आप डॉक्टर के पास जब आते हो, आप वो रिपोर्ट दिखाते हो, तो डॉक्टर देखता है कि अरे पेट में तो स्वेलिंग है, फिर उसके बाद डॉक्टर फिर दवा देता है। तो सेम चीज़ आपके टीचिंग में है। तो जो आपका अल्ट्रासाउंड है वो देखिए, पहले डॉक्टर को आपने जो चीज़ें बताई कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे खाना नहीं पच रहा है, तो ये आपका प्रत्यक्षीकरण, यानी डॉक्टर ने पहले आपको केवल देखा, आपने बताया कि आपको ये दिक्कत है, यानी डॉक्टर ने सुना आपके बारे में, तो प्रत्यक्षीकरण में अध्यापक पहले चीज़ों को देखता है, समझता है, फिर उसके बाद जानने की कोशिश करता है। यानी अध्यापक ने देखा कि बच्चे शोर कर रहे हैं, लग रहा है उनको समझ में नहीं आया, तो फिर उसके बाद उसने निदान किया, यानी अब उसने जानने की कोशिश की। तो जानने के लिए आप कहाँ गए, अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में वो जो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ ना, अल्ट्रासाउंड आपका क्या है, निदान है, यानी डायग्नोसिस है, आपका रीजन पता चलता है वहाँ पे। तो निदान के अंतर्गत रीजन पता करते हैं। फिर उसके बाद अनुक्रिया, यानी डॉक्टर ने आपको दवा दी थी, उसी तरह अध्यापक ने आपको किसी और विधि से समझाने की कोशिश कर दी, आपको वो चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ें शिक्षक जो है करता है। तो आपका सेकेंड स्टेप था अधिगमकर्ताओं का निदान, यानी आपने निदान, इसमें अध्यापक निदान करता है, जो अधिगमकर्ता है यानी जो विद्यार्थी हैं उनका। थर्ड क्रिया हमारे आती है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो शिक्षण में इसका संबंध उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से है जो कक्षा में शिक्षक तथा छात्रों के मध्य चलती है। दूसरे शब्दों में, जब शिक्षक कुछ क्रियाएं करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, अथवा जब विद्यार्थी कुछ क्रियाएं करते हैं तब शिक्षक उनके प्रति अनुक्रिया करता है। इस प्रकार शिक्षण की अंतः प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखो, अब सेकेंड आपने देख लिया, फिर आती है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो नाम में ही स्पष्ट है कि एक कोई क्रिया करेगा, सामने वाला उसका कुछ रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया करेगा। तो अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे शिक्षक ने कुछ क्रिया किया तो आप विद्यार्थी ने कुछ अनुक्रिया किया। जैसे अध्यापक कोई टॉपिक पढ़ा रहा है और उसने पढ़ा दिया और पूछा कि इसमें चलिए बताइए इसका अभी मैंने क्या नाम बताया था। जैसे उसने कुछ बताया, कोई टॉपिक पढ़ा है, उसका बताया कि इसका कोई और भी नाम है, इसका ये नाम भी है। तो बच्चों से पूछा कि इसका और क्या दूसरा क्या नाम था, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि इसका ये नाम था, होता है ना। तो जैसे हम यहाँ पे समझे तो हम अध्यापक, जैसे मान लीजिए उस अध्यापक ने कहा, प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये अध्यापक ने मान लो बता दिया, अब प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स कहते हैं, ये अध्यापक ने बता दिया। अब अध्यापक ये पूछे कि रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो अध्यापक कुछ क्रियाएं करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे अध्यापक पूछा कि क्या आज आपको टॉपिक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया, बच्चों ने सर में जो है हाँ में हिला दिया, तो वो प्रतिक्रिया ही हो गई बच्चों की। उसी तरह अगर बच्चे कुछ क्रियाएं करते हैं तब शिक्षक उनके प्रति अनुक्रिया करता है। जैसे बच्चे जो हैं
क्या करते हैं, अध्यापक ने कोई टॉपिक दे दिया है कि आप इसके बारे में जो, चलिए एक क्वेश्चन दे दिया उसको सॉल्व करिए। बच्चों ने कहा कि सर मेरा हो गया, आप ये देख के बताइए कि क्या मेरा सही, हम सही कर रहे हैं। तो अध्यापक आए उसके पास, उन्होंने बोला हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अध्यापक अनुक्रिया कर रहे हैं। बच्चों ने पूछा कुछ क्रिया किया और अध्यापक जो है उसके प्रति अनुक्रिया किया अध्यापक ने। या जैसे बच्चे कुछ प्रश्न पूछ देते हैं तो अध्यापक उस प्रश्न का उत्तर देता है। जैसे कोई टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है और बीच में अचानक बच्चा बोला कि सर मुझे ये क्या इसमें ये कोई भी चीज़ इस तरह से भी हो सकती है। अध्यापक ने फिर उसका जवाब दिया, उसका आंसर दिया, तो अध्यापक यहाँ पे प्रतिक्रिया कर रहा है। तो इसी तरह जब शिक्षण होता है तो शिक्षण में अंतः प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। यानी कभी विद्यार्थी कोई क्रिया करेगा तो अध्यापक उसके प्रति प्रतिक्रिया देगा, और कभी अध्यापक कुछ क्रिया करता है तो विद्यार्थी उसके प्रति अनुक्रिया जो है प्रतिक्रिया देता है। और यह शिक्षक और छात्रों के मध्य जो है चलता रहता है। चौथा है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। तो शिक्षक कक्षा में छात्रों को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सकें। शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते समय शिक्षक को पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के प्रकार, छात्रों की पृष्ठभूमि मतलब पूर्व ज्ञान, आयु, कक्षा आदि, उसकी आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा आदि का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह सही युक्तियों का चयन व विस्तार कर पाएगा। अब देखो, क्लास में जब अध्यापक किसी चीज़ को पढ़ा रहा है तो अध्यापक पहले से ही देखिए योजनाएं बना के आता है कि किस तरह से उसे समझाना है, किस तरह पे किन विधियों का प्रयोग करना है, किस तरह के उदाहरण रख रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अध्यापक क्या जो प्लान करके आता है वो चीज़ अगर अप्लाई करे तो क्या वो 100% पूरी तरह सफल हो पाएगा? नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पूरी तरह 100% सफल हो पाए। हो सकता है कि अध्यापक जो है कुछ उदाहरण सोच के आए हो और वो उदाहरण उसने समझाया बच्चों को, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आ पाए। तो अध्यापक क्या करता है कि क्लास के दौरान ही कुछ शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे कुछ शिक्षण क्रियाओं का उपयोग करता है, चाहे वो कुछ शिक्षण विधि का अचानक उपयोग करे जो पहले से प्लान करके नहीं आया था कि हमें करनी है, या फिर जो पहले से प्लान भी करके आया तो वो अप्लाई कर रहा है कि हाँ यहाँ पर हमें इस तरह की, अगर मैं बच्चों को इस विधि का उपयोग करके ये टॉपिक समझाऊँ तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए, तो वो अब यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करते हैं, यानी उसको बच्चों के समक्ष रखते हैं उसकी हेल्प से। यानी जो शिक्षण युक्तियाँ अध्यापक जो है पहले से प्लान करके आया था उसका उपयोग कर रहा है और उसका उपयोग करते हुए बच्चों को चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें अध्यापक ये भी चीज़ ध्यान में रखता है कि जो विषय वस्तु, वो जो पाठ्य वस्तु बच्चों के समक्ष वो प्रस्तुत कर रहा है उसके रिगार्डिंग छात्रों की पृष्ठभूमि को भी वो ध्यान में रखता है कि मैं इस चीज़ को बच्चों के अनुसार ही समझाऊंगा, तभी बच्चे समझ में अच्छे से समझ पाएंगे कि बच्चों के पृष्ठभूमि का मतलब बच्चों का पूर्व ज्ञान कैसा है उस चीज़ को लेके, उनकी बच्चों की आयु, बच्चों का कक्षा जो है वो कैसा है, यानी किस आयु वर्ग के बच्चे हैं, तो हमको उन्हीं बच्चों के अनुरूप उस चीज़ को समझाना पड़ेगा। उनकी क्या आवश्यकताएं, बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रेरणा, इस सब चीज़ों का ध्यान हमें इस शिक्षण युक्तियों के विस्तार के अंतर्गत रखना चाहिए। यानी रखना पड़ेगा अध्यापक को कि पढ़ाते टाइम वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे कि हमें पढ़ाते टाइम कब और कहाँ पर उस चीज़ किसी भी शिक्षण युक्ति का उपयोग करना है, कहाँ पर कौन सी विधि हम उपयोग कर रहे हैं, जो है किस तरह की उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमें इस तरह का उदाहरण उपयोग करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान अध्यापक जो है इस क्रिया के अंतर्गत रखता है। तो ये हमारा हो गया आपका सेकेंड जो क्रिया था, अंतःक्रिया अवस्था। यानी इसमें अध्यापक पढ़ाते टाइम जो भी सारी चीज़ें क्रिया करता है वो सब कुछ आपके अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरा हमारा है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था में लिखेंगे कि यह शिक्षण की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शिक्षक यह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर क्या हुआ है, छात्रों में कौन से व्यवहार में परिवर्तन आया। अर्थात शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद सीखे गए कार्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का कार्य निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। इस शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, जब शिक्षक क्लास में जाता है उससे पहले शिक्षक क्या करता है, कुछ उद्देश्य निर्धारित करके जाता है। आपने पहले पूर्व क्रिया अवस्था में देखा होता है ना, कुछ उद्देश्य निर्धारित करके जाता है कि अगर उसे आज पढ़ाना है तो उसका क्या उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाए। यानी बहुत सारी जो शिक्षण उद्देश्य हैं उसको वो पहले से बना के जाता है, योजना तैयार करके जाता है। तो इस क्रिया अवस्था में क्या करता है कि जब शिक्षण कार्य वो कर लेता है, यानी कंप्लीट कर लेता है, यानी पढ़ा लेता है बच्चों को जो पाठ्य वस्तु से पढ़ाना है, तो अब शिक्षक का काम क्या होता है कि वो यह जानने की कोशिश करता है कि जो वो पहले उद्देश्य बना के आया था कि हमको ये सारे उद्देश्य पूरे करने हैं,
क्या वो उसको पूरा कर पाया, क्या उसने जो पढ़ाया बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई, क्या छात्रों पर उसका क्या प्रभाव हुआ, छात्र उसको कितना अच्छे से समझ पाए, छात्रों के व्यवहार में पढ़ाने के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या सारी जो भी चीज़ें उसने पढ़ाई बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए या नहीं समझ पाए। यानी ओवरऑल इसमें मूल्यांकन का काम होता है। यानी अध्यापक इसमें जो बच्चे सीखते हैं उन सीखे गए कार्य का अध्यापक क्या करता है, मूल्यांकन करता है कि जो उसने पढ़ाया, जो शिक्षण कार्य अध्यापक ने की वो शिक्षण कार्य कितना सफल रहा। और इसका निर्धारण यानी इसका मूल्यांकन का जो कार्य है, इसका मूल्यांकन कार्य निर्धारित होता है किसके आधार पे, उद्देश्यों के आधार पे। यानी जो पहले से उससे निर्धारित उद्देश्य थे कि हमें इन उद्देश्यों को पूरा करना है, उसी के आधार पर ही मूल्यांकन होता है कि कितना सफल रहा, जो हमने पहले से उद्देश्य बनाए थे वो कितना सफल रहा, कितना असफल नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें इस क्रिया जो है ये उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आती हैं। अब जो यहाँ पर है कि मूल्यांकन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि मूल्यांकन की प्रविधियाँ भी यूज होंगी। तो इसी अवस्था में अध्यापक क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो मूल्यांकन प्रविधियाँ होती हैं, मूल्यांकन की विधियाँ होती हैं, उसका वो प्रयोग करता है। मूल्यांकन विधियाँ प्रयोग करने के पीछे रीजन क्या है, ये जानने के लिए कि जो अध्यापक ने बताया, बच्चों को पढ़ाया, समझाया, बच्चों को वो कितना समझ में आया, बच्चों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, या बच्चे उस चीज़ को कितना समझ पाए, यह जानने के लिए वो मूल्यांकन कार्य करता है और उसी के लिए मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी मतलब ये सबसे लास्ट अवस्था है, बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि ओवरऑल इसमें मूल्यांकन ही हो रहा है। तो अब इसमें जो क्रियाएं आती हैं कि इस अवस्था के अंतर्गत, पहला है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखेंगे, शिक्षण खत्म होने के बाद शिक्षक शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करता है, जिसे मानदंड व्यवहार कहते हैं। इसके लिए वह छात्रों में आए वास्तविक परिवर्तन की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करता है। यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण सफल रहा और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। यदि इसके विपरीत परिणाम आते हैं तो वो शिक्षण की असफलता को बताते हैं। यानी अब इसमें जो शिक्षक है वो शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की बात करता है, यानी वास्तविक रूप को परिभाषित करता है। अब इसको बस इतना सिंपल तरीके से इसको बस इतना समझ लीजिए कि इसमें अध्यापक क्या करता है, क्लास में आने से पहले वो जो एक मतलब उद्देश्य वो निर्धारित करके आता है कि बच्चों में हमें ये चेंजेस करने हैं, यानी हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें समझानी है। तो ये उद्देश्य है कि बच्चे इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहूँ कि कोई टॉपिक उसे पढ़ाना है, विज्ञान विषय का कोई भी टॉपिक पढ़ाना है या सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, तो अध्यापक चाहता है कि चलो हम मान लीजिए कि हमने रानी लक्ष्मीबाई का जो है टॉपिक हमारा है कि हमको उनके बारे में पढ़ाना है बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि बच्चे उनकी जो है जन्म परिचय से लेके उनकी जो खूबियाँ हैं, उनकी जो कामयाबी है, उनका जो संघर्ष है, सब कुछ के बारे में जान पाएँ। बच्चों के अंदर भी एक अभी प्रेरणा जगे, वो भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनने की कोशिश करें, वो भी इतने जो है बहादुरी से आगे बढ़ें, अपने कार्य को करने में सफलता प्राप्त करें। एक हमारा उद्देश्य पहले से हमने एक मोटो बना लिया। अब क्लास में बच्चों के आए, वो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाया और उसके बाद पढ़ाने के बाद फिर अब उन्होंने देखा, अब लास्ट में मूल्यांकन करने की बारी आई, तो वो क्या करते हैं, अब वो समझने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया क्या बच्चे उसमें कितना सफल हो पाए, बच्चे कितना उनसे सीख पाए। तो जो वास्तविक परिवर्तन है उसकी तुलना अपेक्षित जो यानी जो हम मतलब वास्तविक परिवर्तन का मतलब कि जो बच्चों की वास्तविक जो व्यवहार है उसकी बात कर रहे हैं, जो भी बच्चों का है वास्तविक व्यवहार, साथ ही उसकी तुलना किससे करते हैं, जो हम एक उद्देश्य निर्धारित करके आते हैं ना, एक अपेक्षित कि बच्चों में हम ये, जैसे हम भी चाहेंगे कि बच्चा जो है बहादुर बने, हम चाहते हैं कि बच्चा जो है रानी लक्ष्मीबाई से सीखे, उनकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करे, डरे नहीं, संघर्षों से डरे नहीं, लड़ने की कोशिश करे, कभी हार न माने, उनकी कामयाबियों को समझे, उनकी भूमिकाओं को समझे, उनके जीवन परिचय के बारे में जाने। तो एक उसके अंदर एक पहले से जो उद्देश्य उसने बना के आया अध्यापक कि ये सारी चीज़ें हमें बच्चों में देखनी है, एक उसके व्यवहार में एक जो है परिवर्तन देखना है। अपेक्षित व्यवहार मतलब जो हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चा ऐसा बनेगा या बच्चे में ऐसा चेंजेज आएगा,
उस व्यवहार से बच्चों का जो वास्तविक यानी जो उस टाइम बच्चों का व्यवहार परिवर्तन है उससे उसकी तुलना करता है। अगर उसे लगता है कि जो उसने अपेक्षा किया था यानी जो वो चाहता था कि ये इस तरह का व्यवहार बच्चों में आए, अगर वो वाकई में ज़्यादातर बच्चों में वो परिवर्तन आ जाता है तो हम कहते हैं कि शिक्षण जो है वो सफल रहा। अगर हम ये देखते हैं कि हमने उनके बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इतना कुछ बच्चों को बताया, हम चाहते थे कि बच्चों में भी ऐसा चेंजेज आए, लेकिन वो चेंजेज नहीं आ पाए ज़्यादातर बच्चों में, तो हम ये कहते हैं कि शिक्षण असफल रहा। तो यानी मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे किसका, कौन कौन सी चीज़ का मूल्यांकन हो रहा है, जो बच्चों का वास्तविक व्यवहार है और जो बच्चे से हम अपेक्षित व्यवहार कर रहे हैं कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होगा, उन दोनों का तुलना करके हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो एक हमारा पहला क्रिया ये हो गया। तो सेकेंड क्रिया के हमारा जो है वो आता है मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का चयन। अब इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से तुलना करने के लिए शिक्षक ऐसी परीक्षण विधियों का चयन करता है जो विश्वसनीय है तथा वैध है तथा जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन कर सके। अब इसमें समझते हैं। तो देखिए इसमें यह है कि जो हमने पहले से एक प्लान बनाया था, यानी हमारा जो मूल्यांकन करना था किसके बीच में, वास्तविक व्यवहार परिवर्तन और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की तुलना करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हमें मूल्यांकन करना है तो कुछ परीक्षण विधि का भी हमें चुनाव करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत अध्यापक वही करता है कि मूल्यांकन करने के लिए क्या करता है, कुछ परीक्षण विधियों का वो चयन करता है और ये परीक्षण विधियां जो वो चुनता है वो कैसे होनी चाहिए, विश्वसनीय और वैध होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये परीक्षण विधियां ऐसी भी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के जो ज्ञानात्मक पक्ष है यानी जो बच्चों का नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका भी मूल्यांकन कर पाए कि बच्चों का ज्ञान कहाँ तक है, कहाँ पे नहीं है, या फिर जो ज्ञान उन्हें है वो कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी चीज़ें भी वो परीक्षण विधि जो है बता पाए। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। तो इसमें क्या है कि मूल्यांकन करने के पश्चात शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण की नीतियों, व्यूह रचनाओं तथा प्रविधियों आदि में सुधार लाकर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। अब देखिए अध्यापक ने मूल्यांकन कार्य कर लिया, ठीक है, मूल्यांकन करने के पश्चात वाला ये स्टेप है। तो मूल्यांकन करने के पश्चात शिक्षक जो है ये जान पाता है कि कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर कमियां रह गई हैं शिक्षण की। तो शिक्षण की कमियों का वो कमियों को वो जान जाता है कि हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो यहाँ पर शिक्षण में कमी रह गई है, यानी इस चीज़ को हम बच्चे के समक्ष अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, बच्चे को अच्छे से नहीं समझा पाए हैं। तो इसके आधार पर अध्यापक क्या करता है, फिर कुछ नीतियों का, कुछ शिक्षण की नीतियाँ, व्यूह रचनाओं या प्रविधियों का जो है उसमें सुधार लाकर अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाता है कि इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को बताएंगे तो शायद बच्चा और अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएगा और जो भी कमियां रहती हैं उसको दूर कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्रिया। तो इसी तरह आप शिक्षण की तीनों अवस्थाओं को देख सकते हैं। लास्ट में आप ये जरूर लिखिएगा कि अतः उपयुक्त सभी क्रियाएं तथा अवस्थाएं एक दूसरे से संबंधित है। एक अच्छा शिक्षक इन तीनों अवस्थाओं में क्रियाओं को व्यवस्थित एवं समायोजित करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयत्न करता है। यानी अगर वो इन तीनों अवस्थाओं की जो क्रियाएं हैं अगर वो उसको व्यवस्थित और समायोजित कर ले शिक्षक, तो अपने शिक्षण को वो बहुत ही प्रभावपूर्ण बना पाएगा। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो बहुत लेंदी है आई नो, बट मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन में इससे हेल्प मिल पाए।